पुराने नीम के पेड़ की छांव में एक जंग लगी कुर्सी पर 70 साल के राम किशन जी अखबार पकड़े बैठे थे। हाथ कांप रहे थे, पर निगाहें पन्नों पर नहीं, घर के मुख्य द्वार पर टिकी थी। यह उनका बनाया घर था। ईंट ईंट में उनके खून पसीने की महक थी। उसी घर में उनका बेटा रोहन और बहू नेहा रहते थे। रोहन की एक छोटी आईटी कंपनी थी और नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी। जिंदगी तेज रफ्तार से चल रही थी, पर इस रफ्तार में राम किशन जी कहीं पीछे छूट गए थे। शुरुआत में नेहा ससुर जी का बहुत ख्याल रखती थी, पर जैसे जैसे कैरियर आगे बढ़ा, घर के बुजुर्ग उन्हें रुकावट लगने लगे। अब राम किशन जी की हर बात पर उसे चिढ़ होती। पापा जी, क्या आप फिर से वही पुराना भजन लगा रहे हैं? मेरा सर फट जाएगा, नेहा अक्सर गुस्से से कहती। रोहन भी थका हारा ऑफिस से आता और माँ के बिना घर में अकेले पिता को देखकर भी चुप रहता। पापा, आप नेहा को थोड़ा स्पेस दें, वो दिन भर ऑफिस में स्ट्रेस में रहती है। धीरे धीरे राम किशन जी को घर में एक फालतू सामान जैसा महसूस होने लगा। उनका कमरा घर के आखिरी कोने में था, जहां सूरज की रोशनी भी कम ही पहुंचती थी। एक सुबह राम किशन जी ने सुबह की चाय बनाकर रखी। उन्हें लगा कि रोहन और नेहा की व्यस्तता के बीच ये छोटी सी मदद उन्हें अच्छी लगेगी। तभी नेहा किचन में आई। उनकी आंखों में नींद और गुस्सा दोनों था। पापा जी, यह क्या कर दिया आपने? राम किशन जी ने डरते हुए कहा। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए चाय अदरक वाली। नेहा ने कप को देखा और बोली, अदरक? आपको पता है ना मुझे लेमन ग्रास टी पसंद है, और यह कप, इसमें चाय के निशान हैं। आपको कितनी बार कहा है कि हाइजीन का ध्यान रखें। मैं अपनी सेहत से कोई समझौता नहीं कर सकती। रोहन भी आवाज़ सुनकर आया। क्या हुआ नेहा? नेहा ने चाय के कप की ओर इशारा किया। देखिए, आपकी माँ के जाने के बाद पापा जी भी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। मैं इनकी बात कहूँ कि मुझे उनकी यह पुरानी आदतें पसंद नहीं है। अब आप ही समझाइए। रोहन ने बिना कुछ सोचे कहा। पापा, क्यों सुबह सुबह ड्रामा करते हैं? अगर आपको चाय बनानी नहीं आती तो क्यों किचन में आते हैं? मैं कितनी मुश्किल से इस घर का खर्च चला रहा हूँ। कल भी आपने सब्जी में ज़्यादा नमक डाल दिया था, और आज यह। प्लीज़ पापा, आप आराम कीजिए, मैं एक मेड रख लेता हूँ। राम किशन जी का गला रूंध गया, आंखें नम थी, पर वह कुछ ना बोल पाए। उन्हें लगा कि उनके हाथ का स्वाद नहीं, बल्कि उनकी मौजूदगी इस घर को बोझ लग रही है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अब हाथ कांप जाते हैं थोड़े। मुझे एक अच्छा चश्मा एक बार दिखा देना। रोहन तुरंत बोला, पापा, इस महीने कार का इंश्योरेंस भरना है, और आप हैं कि चश्मे की बात कर रहे हैं? थोड़ा समझिए, हम कोई करोड़पति नहीं हैं। अगर आराम नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान मत करवाइए। नेहा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। हाँ, यह नाटक अब नया है, हर बार कोई नया बहाना। पापा जी, जब दिखता नहीं है तो क्यों जबरदस्ती काम करते हैं? बस भगवान का नाम लीजिए और अपनी उम्र के हिसाब से जिए। राम किशन जी ने बस सिर झुका लिया। उनकी कांपती उंगलियां मेज पर रखी एक पुरानी फोटो को छूने लगी। उनकी पत्नी और रोहन की फोटो पर भी अब धूल जम गई थी। रात का समय था। माधवी, रोहन और नेहा की 8 साल की बेटी दबे पांव दादाजी के कमरे में आई। दादाजी, आप मुझे कहानी सुनाओ ना, जिसमें राजा अपने पुराने सैनिकों को नहीं भूलता, माधवी ने कहा। राम किशन जी मुस्कुराए। उनकी गोद में माधवी का आना उन्हें स्वर्ग जैसा सुकून देता था। उन्होंने प्यार से उसे गले लगाया और कहानी सुनाने लगे। कहानी खत्म हुई तो माधवी बोली, दादाजी, मम्मी पापा आपसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते? राम किशन जी का दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, वह तो बस थोड़े व्यस्त हैं। तभी कमरे का दरवाज़ा तेजी से खुला। नेहा खड़ी थी।
चेहरा तमतमाया हुआ था। माधवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि रात में पढ़ाई के बाद सीधे सोना है। माधवी ने घबरा कर कहा, मम्मी, मैं बस दादाजी से कहानी सुन रही थी। नेहा ने झटके से उसे अपने पास खींच लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती इस बार आदमी के पास बैठते हुए? अगर तुम्हें इनकी कोई पुरानी बीमारी लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हें पता है डॉक्टर ने कहा था पुरानी चीज़ों से दूर रहना। नेहा का हर शब्द रामकिशन जी के दिल में तीर की तरह उतर रहा था। माधवी, तुम बड़ी हो गई हो, अपनी माँ से बहस करोगी? ये तुम्हें यही सब सिखा रहे हैं क्या? झूठ बोलना, चालाकी करना। नेहा ने माधवी को लगभग खींचते हुए कमरे से बाहर निकाला। रामकिशन जी ने टूटी आवाज़ में कहा, बिटिया वह तो बस। नेहा ने बात काट दी। बस कीजिए पापा जी, मैं आपका यह नाटक और नहीं देख सकती। आज के बाद अगर आपने मेरी बेटी को बिगाड़ने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। दरवाज़ा धम की आवाज़ के साथ बंद हो गया। रामकिशन जी अकेले रह गए। उनकी गोद अब खाली थी, पर दिल में एक घाव बन गया था। उन्होंने बस दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की तस्वीर को देखा। शायद अब सच में मेरी उम्र हो गई है, पर ममता और प्रेम की उम्र तो कभी नहीं होती। निर्मला, रात के 3 बजे का वक्त था। घर में सन्नाटा था। रामकिशन जी का शरीर पसीने से भीग रहा था। उन्हें तेज बुखार था और सीने में दर्द उठ रहा था। उन्होंने पास रखी दवा ढूंढने की कोशिश की, पर अंधेरे में हाथ से कुछ टकरा कर गिर गया। ठक की आवाज़ से रात की चुप्पी टूट गई। कुछ देर में नेहा के कमरे का दरवाज़ा खुला। अब क्या हुआ पापा जी? रात के 3 बजे भी चैन नहीं लेने देते। हर बार कोई न कोई नई तकलीफ। क्या है? उसकी आवाज़ में गुस्सा था, डर नहीं। रामकिशन जी ने कांपते हुए कहा, बेटा नहीं, सीने में दर्द और बुखार, दवा। नेहा ने ताना मारा, दवा? क्या मैं डॉक्टर हूँ? और इस दर्द का क्या मैं इलाज करूँ? आप ड्रामा करना बंद क्यों नहीं करते? सुबह मुझे ऑफिस जाना है। अगर आपको तकलीफ़ है तो घर में गर्म पानी पी लीजिए, घरेलू इलाज कर लीजिए। मैं और खर्च नहीं उठा सकती। वह आगे बोली, देखिए पापा जी, आपको पता है ना कि रोहन की कंपनी में कितनी तंगी चल रही है। हमें घर की EMI भरनी है। माधवी की स्कूल फीस डबल हो गई है। अगर मैं आपकी हर रोज़ की दवाइयों पर खर्च करने लगी तो बाकी सब कहाँ से होगा? आपकी वह छोटी सी पेंशन आती है, वह भी रोहन बिल्स भरने ले गया था। रामकिशन जी का चेहरा पीला पड़ गया। उनका गला रूंध गया। अच्छा ठीक है बेटा, नेहा ने कड़वाहट से कहा, और हाँ, यह जो अंधेरे में पानी गिरा दिया है ना, सुबह तक बदबू फैलेगी। अभी ही साफ कर दीजिए और मुझे सोने दीजिए। वह मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और रामकिशन जी उसी बंद दरवाजे को देखते रह गए। उनकी कांपती उंगलियां फर्श पर गिरे पानी को अपने आंचल से पोंछने लगी। हर रगड़ उनके शरीर में दर्द बढ़ा रही थी। शायद अब सच में उम्र हो गई है। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया। दिन बीतते गए। रामकिशन जी अब रसोई में नहीं जाते, बस सुबह पूजा करते और अपने कोने वाले कमरे में बैठे रहते। उनकी चुप्पी इस घर को और ज़्यादा खाली करती जा रही थी। 6 महीने बाद सुबह की पहली किरण में टीवी पर एक तेज़ खबर आई। एंकर की आवाज़ गूंजी, सरकार ने पुराने राजमार्ग के विस्तारीकरण के लिए ज़मीन अधिग्रहण का प्रस्ताव पास किया है। इस योजना में कई गांवों की ज़मीनें शामिल हैं, जिनका मुआवजा करोड़ों में होगा। नेहा की आंखें चमक उठी। उसने तेजी से रोहन को आवाज़ दी, रोहन सुनो, यह गांव जहां पापा जी का पुश्तैनी घर है, वह उसी इलाके में आता है ना? ज़मीन का मालिक कौन है?
रोहन ने धीमी आवाज़ में कहा। हाँ, पिताजी ने बताया था कि कुछ ज़मीन माँ के नाम पर थी जो अब कानूनी तौर पर पिताजी के नाम पर है। नेहा के चेहरे पर लालच की चमक आ गई। करोड़ों रोहन, हमारी सारी परेशानी खत्म। हमें पापा जी को वापस बुलाना होगा। वह खुशी खुशी हमें ज़मीन दे देंगे। रोहन का दिल एक पल को बैठा। उसे याद आया कि कैसे उसने और नेहा ने मिलकर पिताजी को बोझ बताया था। नेहा, हम किस मुँह से? नेहा ने बात काट दी। अरे क्या हो गया? हम कहेंगे कि अब हम अच्छे से रह सकते हैं, आपको सुकून देना चाहते हैं। हम माँ बाप के प्रति अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। अगले दिन रोहन और नेहा गांव पहुंच गए। गांव के घर के दरवाजे पर राम किशन जी बैठे थे, पर वह अकेले नहीं थे। आंगन में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। राम किशन जी उनके साथ हंस रहे थे। कुछ औरतें पास में अचार और पापड़ बना रही थी। गांव के मंदिर में राम किशन जी के नेतृत्व में भजन हो रहा था। गांव के लोग राम किशन जी को बाबूजी कहकर बुला रहे थे, उनकी इज्जत कर रहे थे। रोहन और नेहा ने देखा कि उनके पिताजी अब उदास नहीं बल्कि गांव के बीच में बैठकर बेहद खुश थे। रोहन ने आगे बढ़कर कहा, पापा, हम आपको लेने आए हैं। शहर में अब सब ठीक है, आप चलिए। नेहा ने मीठी आवाज़ में कहा, हाँ पापा जी, आपको शहर की भागदौड़ से दूर रहने की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको वापस घर ले जा रहे हैं। राम किशन जी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। आओ बेटा, बैठो। उन्होंने उन्हें बिठाया। तुम्हें पता है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ सुकून मिला। ये बच्चे, ये गांव वाले, इन्हें मेरी ज़रूरत है। रोहन ने हिम्मत करके कहा, पापा, हम वो ज़मीन जिसके अधिग्रहण की बात हो रही है। राम किशन जी मुस्कुराए, पर इस मुस्कान में एक अजब सी उदासी थी। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम शायद उसके मुआवजे की बात कर रहे हो। रोहन और नेहा की आंखें लालच से चमक उठी। पापा, वह ज़मीन करोड़ों में बिकेगी, नेहा ने फुसफुसाया। राम किशन जी ने धीरे से अपनी जेब से एक पुराना कागज़ निकाला। बेटा, जिस दिन तुम और नेहा ने मुझे बोझ समझकर यहाँ छोड़ गए थे, मुझे लगा कि अब मेरा कोई नहीं है, पर यहाँ के लोगों ने मुझे अपना लिया। उन्होंने कागज़ रोहन के हाथ में थमाया। तुमने जब कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो मैंने उसी दिन वह ज़मीन गांव के बच्चों के अनाथालय के नाम कर दी थी। यहाँ के लोगों ने मुझे एक बार फिर जीवन दिया, तो मैंने उनके लिए यह किया। ज़मीन अब तुम्हारी नहीं है बेटा, यह किस्मत की डगर थी जो मुझे यहाँ ले आई। नेहा और रोहन जड़वत खड़े रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। करोड़ों का सपना चूर चूर हो गया। पापा, आपने हमें बताया क्यों नहीं? रोहन की आवाज़ टूटी गई। राम किशन जी ने प्यार से रोहन के सिर पर हाथ रखा। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बचपन में एक कहानी सुनाई थी, एक राजा की जिसने अपनी प्रजा को त्याग दिया था, और जब वह वापस आया तो प्रजा ने उसे माफ़ कर दिया, पर अपना राजा नहीं माना। बेटा, ज़मीन की कीमत तो कागज़ पर होती है, पर माँ बाप की कीमत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए थी। नेहा का सिर शर्म से झुक गया। माधवी को झटक कर बाहर निकालने वाली नेहा आज खुद अपनी गलती पर झटक गई थी। राम किशन जी ने अपनी गोद में बैठी माधवी की ओर देखा। तुम्हें पता है, यहाँ मुझे कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब सच में आराम से हूँ। रोहन और नेहा वापस लौट आए। उनके हाथ खाली थे, दिल टूटा हुआ था, पर मन में एक नया पाठ था। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने सिर्फ ज़मीन नहीं खोई, बल्कि अपने जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता और अपनी किस्मत को भी अपने हाथों से दूर ढकेल दिया था। कभी कभी किस्मत की डगर हमें वहीं ले जाती है जहां हमें सच्चे सुख की तलाश होती है, भले ही इसके लिए हमें अपने ही घर से निकाल दिया गया हो।
रोहन और नेहा गांव से शहर की ओर लौटते हुए पूरी तरह खामोश थे। उनकी महंगी कार तेजी से भाग रही थी, पर उनके मन का बोझ उस रफ्तार से कहीं ज़्यादा भारी था। नेहा का चेहरा लाल था, पर अब वह गुस्से से नहीं बल्कि अपमान और पश्चाताप से लाल था। उसने जो करोड़ों का सपना बुना था वह रामकिशन जी के एक साधारण से पर दृढ़ निर्णय से चकनाचूर हो गया था। करोड़ों हमारे हाथ से निकल गए, नेहा ने फुसफुसाया। उसके स्वर में अब पहले जैसी अकड़ नहीं बल्कि एक हारी हुई निराशा थी। रोहन ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ कस ली। नेहा, बात सिर्फ पैसों की नहीं है तो क्या है? रोहन, जमीन गई और तुमने देखा वह कितने खुश थे, जैसे हम उनके जीवन का सबसे बड़ा बोझ थे। नेहा ने रोष और दुख के मिले जुले भाव से कहा। रोहन ने गाड़ी एक किनारे रोकी। उसने गहरी सांस ली और नेहा की ओर देखा। हम बोझ थे नेहा, हमने उन्हें बोझ बनाया था। मुझे आज महसूस हो रहा है कि जब पापा ने कहा था कि उन्हें चश्मा चाहिए तो मैंने कैसे उन्हें बहानेबाज कहा था। जब वह रात को दर्द से तड़प रहे थे तो मैंने कैसे चुपचाप तुम्हारी बातें सुन ली थी। मैंने एक बेटा होने का फर्ज नहीं निभाया। नेहा चुप रही। रामकिशन जी की वह पुरानी मुस्कान, उनकी कांपती उंगलियां और माधवी को कमरे से खींचने वाला दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह अनाथालय। रामकिशन जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी और वह जमीन उन बच्चों को दे दी जिन्हें किसी ने नहीं अपनाया, और हमने तो उन्हें अपना ही नहीं समझा। रोहन ने अपनी आवाज़ को स्थिर करने की कोशिश करते हुए कहा। जब वे रात को घर पहुंचे तो घर उन्हें अजीब सा खाली लगा। वही आलीशान सोफा, वही बड़ा टीवी, सब कुछ था, पर घर में अब वह चाय की गंध, भजन की धीमी आवाज़ या अखबार के पन्नों की खनक नहीं थी। माधवी दौड़ कर आई और उसके चेहरे पर उदासी थी। मम्मी पापा, दादा दादी क्यों नहीं आए? क्या वह अब कभी वापस नहीं आएंगे? नेहा की आंखें भर आईं। वह माधवी को गले लगा पाई, न ही उसे कुछ झूठा दिलासा दे पाई। अगले कुछ दिनों तक रोहन और नेहा की जिंदगी में सन्नाटा पसरा रहा। नेहा अब ऑफिस से पहले जितना ध्यान नहीं दे पा रही थी। रोहन की कंपनी में पहले से ही मंदी चल रही थी और अब जमीन का मुआवजा न मिलने से आर्थिक संकट और गहरा गया। एक शाम नेहा किचन में काम कर रही थी। उसने चाय बनाने के लिए पानी उबाला, पर अचानक उसे रामकिशन जी की याद आई, जब उन्होंने अदरक वाली चाय बनाई थी। अदरक, आपको पता है ना, मुझे लेमन ग्रास टी पसंद है। उसके अपने कड़वे शब्द उसके कानों में गूंज उठे। उसे याद आया कि कैसे वह हमेशा रामकिशन जी के बर्तनों को साफ सफाई पर ताना मारती थी। आज उसने गौर किया कि किचन काउंटर पर उसका अपना कॉफ़ी मग बिना धुला पड़ा था और उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे लगा कि वह बाहरी सफाई में इतना व्यस्त थी कि रिश्तों की सफाई करना ही भूल गई। रोहन और नेहा ने कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं की, पर दोनों के मन में एक ही उधेड़-बुन थी। क्या रामकिशन जी उन्हें माफ़ करेंगे? एक रात रोहन ने हिम्मत करके नेहा से कहा, नेहा, मुझे पापा से मिलना होगा, उनसे माफ़ी मांगनी होगी। पैसे तो चले गए, पर मैं उन्हें एक बार फिर अपना बेटा साबित करना चाहता हूँ। नेहा की आंखों में पहली बार अहंकार नहीं बल्कि सहमति का भाव था। रोहन, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी माफ़ी मांगनी है। मैंने उनसे बहुत कड़वी बातें कही। अगले ही सप्ताहांत वे माधवी को साथ लेकर दोबारा गांव पहुंचे। इस बार उन्होंने महंगी कार बाहर खड़ी की और पैदल ही रामकिशन जी के घर की ओर बढ़े। घर के बाहर रामकिशन जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनकी आवाज़ में वही शांति और प्रेम था जो शहर में खो गया था। रोहन और नेहा को देखकर रामकिशन जी थोड़ा शांत हो गए। आओ बेटा, बैठो, उन्होंने हमेशा की तरह सहजता से कहा। रोहन घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया।
उसके सिर शर्म से झुका हुआ था। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने एक बेटे के तौर पर आपको बहुत दुख दिया। मैं आपको वापस लेने नहीं आया हूँ, मैं बस अपनी गलती स्वीकार करने आया हूँ। उसकी आवाज़ भर्रा गई। नेहा भी रोहन के पास बैठ गई। पापा जी, मैंने बहुत कठोरता दिखाई, मैंने आपको बोझ समझा, मेरी बातों ने आपको बहुत तकलीफ दी, मुझे शर्मिंदा हूँ। मैंने उस रात आपकी तबीयत खराब होने पर भी आप पर गुस्सा किया, मुझे बस माफ़ कर दीजिए। रामकिशन जी ने दोनों को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वह गुस्सा नहीं थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, माफ़ तो मैं तुम्हें तभी कर चुका था जब तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे। एक बाप कभी अपने बच्चे से नाराज़ नहीं होता, वह तो बस दुखी होता है। मैं दुखी था कि मेरे बेटे को मुझसे ज़्यादा पैसों की परवाह थी। माधवी दौड़कर दादाजी के गले लग गई। दादाजी, आप सच में मुझे भूल नहीं गए थे ना? कभी नहीं बिटिया, रामकिशन जी ने प्यार से कहा। रोहन और नेहा ने जमीन के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने वहां बैठकर गांव के बच्चों की मदद की, रामकिशन जी के साथ चाय पी और पुरानी यादों को ताज़ा किया। जाने से पहले रामकिशन जी ने रोहन के सिर पर हाथ रखा। बेटा, अब तुम शहर जाओ, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से पटरी पर लाओ। मुझे यहाँ कोई शिकायत नहीं है, पर एक बात याद रखना, किस्मत का खेल अक्सर वहीं से शुरू होता है जहाँ इंसान अपने रिश्तों को छोड़ देता है। घर की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची हो जाएं, पर दिल के दरवाजे हमेशा खुला रखना। रोहन और नेहा ने उसी रात शहर के लिए विदा ली। इस बार उनका दिल खाली नहीं था, बल्कि उसमें एक अनमोल सीख थी। उन्हें एहसास हुआ कि करोड़ों रुपए की ज़मीन का मुआवजा खोकर भी उन्होंने सबसे बड़ी दौलत पाली थी, अपने पिता का आशीर्वाद और आत्मसम्मान की भावना। उन्होंने गांव में एक अनाथालय को समर्थन देने का फैसला किया और वादा किया कि वे हर सप्ताहांत रामकिशन जी से मिलने जरूर आएंगे। घर पहुंचकर रोहन ने सबसे पहले अपने पिता की पुरानी कुर्सी को कमरे के सबसे रोशन कोने में रखा। नेहा ने रसोई में जाकर अदरक वाली चाय बनाई और दोनों ने मिलकर तय किया कि अब वे अपनी बेटी और अपने रिश्तों को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि असली किस्मत बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से भरे दिल में बसती है। रोहन और नेहा की वापसी के बाद शहर के उस आलीशान घर की हवा बदल गई थी। वह सन्नाटा अब भी था, पर अब वह खालीपन नहीं बल्कि शांति थी। एक ऐसी शांति जो आत्मनिरीक्षण और बदलाव से आती है। नेहा ने अपनी जीवन शैली में सबसे पहले बदलाव किया। वह अब सुबह उठते ही कॉफ़ी मशीन के पास भागने के बजाय रसोई में जाती और सबसे पहले अपनी माँ ससुर के पसंदीदा अदरक वाली चाय बनाने की कोशिश करती। वह चाय वह खुद नहीं पीती थी, बस बनाकर काउंटर पर रख देती, जैसे दादाजी ने सुबह की चाय बनाकर रखी थी। यह एक छोटा सा अनुष्ठान था जो उसे अपने पुराने अहंकार की याद दिलाता था और उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाया था। रोहन ने भी अपनी कार्यशैली बदली। उसने कंपनी के संकट को बहाना बनाना छोड़ दिया। उसने अपनी टीम से सीधे संवाद शुरू किया और अपने पिता की पुरानी सादगी और दृढ़ता को अपने काम में लाने की कोशिश की। अब वह हर बात पर पैसे नहीं हैं का रोने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करता था। माधवी के लिए घर का माहौल सबसे सुखद था। अब मम्मी पापा उसे दादाजी के कमरे में जाने से नहीं रोकते थे। वह खुशी खुशी उस कोने वाले कमरे में जाती, जिसे अब रोहन ने साफ करवाकर और रोशन बना दिया था, और वहां बैठकर दादाजी के किस्से याद करती थी। रोहन और नेहा ने अपने वादे को निभाया।
हर सप्ताहांत वे माधवी के साथ लेकर गांव जाते। अब यह यात्रा उनके लिए बोझ नहीं बल्कि तनाव मुक्त और शुद्धिकरण का साधन बन गई थी। गांव पहुंचकर नेहा को अपनी मैनेजर वाली अकड़ छोड़नी पड़ती थी और रामकिशन जी के साथ बैठकर अनाथालय के बच्चों के लिए पापड़ बनाने में मदद करती, मंदिर के प्रांगण की सफाई करती और गांव की औरतों से खुलकर बातें करती थी। उसे महसूस होता कि शहर की चमक दमक से दूर इन साधारण कामों में कितना सुकून छिपा है। एक बार गांव में हल्की बारिश हो रही थी। रामकिशन जी चौखट पर बैठे थे। नेहा छाता लेकर उनके पास आई और धीरे से बोली, पापा जी क्या आप अंदर चलेंगे? आपको कहीं ठंड ना लग जाए। रामकिशन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, यह मिट्टी की खुशबू और यह ठंडी हवा ये अब मुझे दवा से ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर वह नेहा की ओर मुड़े, तुम तो अपनी बीमारी को लेकर बहुत चिंतित रहती थी बेटा, पर अब देखो तुम खुद बारिश में भीग रही हो। नेहा की आंखें भर आईं। पापा जी, मेरी असली बीमारी तो मेरा अहंकार था जिसका इलाज आपने किया। रामकिशन जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। लगभग 1 साल बीत गया। रोहन की कंपनी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया जिससे उनका आर्थिक संकट पूरी तरह से दूर हो गया। वे अब एक बार फिर अमीर थे, पर अब उनकी प्राथमिकताएं बदल चुकी थी। एक दिन रोहन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने गांव के पास की एक और छोटी ज़मीन खरीदी और वहां रामकिशन जी के नाम पर एक छोटा सा क्लिनिक बनवाने का काम शुरू किया, जहां गांव के लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। यह बात रामकिशन जी को पता चली तो वह एक सप्ताहांत शहर आए। यह उनकी स्वेच्छा से शहर की पहली यात्रा थी। रोहन और नेहा उन्हें देखकर बहुत खुशी है। उन्होंने रामकिशन जी के लिए वही पुराना कमरा तैयार रखा, पर इस बार वह सबसे आरामदायक कमरे में रुके। अगले दिन रामकिशन जी ने रोहन और नेहा को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम अब ठीक रास्ते पर हो। तुमने जो गांव के लिए किया है वह सच्चा पश्चाताप है। मैं अब खुश हूँ। फिर उन्होंने एक फाइल निकाली। वह वही फाइल थी जिसमें गांव की ज़मीन के पुराने दस्तावेज थे। बेटा, जब ज़मीन अधिग्रहण का प्रस्ताव आया था तो वह मेरे नाम पर थी, पर औपचारिक दस्तावेज तुम्हारे नाम पर होने वाले थे। मैंने उन्हें अनाथालय के नाम कर दिया था। रोहन और नेहा चुप रहे। उन्हें लगा कि वह पुरानी बात दोहरा रहे हैं। रामकिशन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पर ज़मीन तो चली गई बेटा, पर उस ज़मीन के बगल में एक और छोटा टुकड़ा था जो तुम्हारे दादाजी ने मेरे नाम पर रखा था। वह ज़मीन औपचारिक रूप से आज ही मेरे नाम पर है। उन्होंने फाइल रोहन को सौंप दी। यह ज़मीन कल ही बेची गई है और इसका मुआवजा लगभग उतना ही है जितना तुम्हें अधिग्रहण से मिलने वाला था। रोहन और नेहा चौंक गए। पापा, रामकिशन जी ने कहा, यह ज़मीन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दी कि तुम अमीर बनो, बल्कि इसलिए दी कि तुम यह जान सको कि किस्मत तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती जब तक तुम रिश्तों का साथ नहीं छोड़ते। यह पैसा तुम्हारी मेहनत का नहीं बल्कि तुम्हारे पश्चाताप का फल है। इसे अपनी कंपनी में लगाओ, इसे अच्छे काम में लगाओ। रोहन और नेहा ने आंसू भरी आंखों से वह फाइल स्वीकार कर ली। उन्हें समझ आ गया कि उनके पिता ने उन्हें न सिर्फ माफ़ किया बल्कि उन्हें एक नई शुरुआत का मौका भी दिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।